कैसे हैं आप लोग। तो आज का क्लास हम लोगों का चलेगा डिफरेंशिएशन टॉपिक। कौन टॉपिक से चलेगा? डिफरेंशिएशन, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थोड़ा सा क्या होता है कि यह जो एक ऐसा चैप्टर है कि यह एक बेसिक चैप्टर की तरह भी काम करता है। अर्थात जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कैलकुलस में, आप लोग अगर जो सुने भी होइएगा, अगर अभी पढ़े नहीं होइएगा तो सुने भी होइएगा कि कैलकुलस में मेनली रूप से जो होता है आपको दो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे सभी आदमी आप लोग जानते होइएगा कि कैलकुलस में दो टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ता है। पहला टॉपिक डिफरेंशिएशन और दूसरा टॉपिक के बारे में आप सुने होइएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। 11th के फिजिक्स में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते, इंटीग्रेशन पढ़ते थे 11th के फिजिक्स में। हम लोग को यह 11th में ही आपको बेसिक के तौर पर बताया जाता है, लेकिन 12th में आप लोगों को यह दोनों टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ना, व्यापक रूप से आपको यह दोनों टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। और इस दोनों टॉपिक को आपको अंदर से पढ़ना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि बस हम 2-4 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का कर लेते हैं, 2-4 इंटीग्रेशन का कर लेते हैं, तो इससे आपका काम चलने वाला नहीं। तो आप डिफरेंशिएशन दिल से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, और आपका इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपका ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिफरेंशिएशन आप नहीं समझ पाते हैं तो आपका इंटीग्रेशन भी आपका लो टॉपिक हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन भी समझने में आपको परेशानी होगा। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डिफरेंशिएशन को बढ़िया ढंग से पढ़िएगा, तो इंटीग्रेशन पढ़ने का आपको सुविधा होगा। तो आज आप लोगों को स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर ये डिफरेंशिएशन आपको समझने में या डिफरेंशिएशन के किसी भी टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम अगर जे लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। स्टार्ट करें तो चलिए देखते। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन आज का जो टॉपिक होगा हमारा क्या चीज होगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन। डिफरेंशिएशन समझने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक आप पढ़िएगा, बेसिक पॉइंट पढ़िएगा, और उस बेसिक पॉइंट को आप पहले समझिए। सबसे पहला आज आप लोगों को हम समझाना चाहेंगे, सबसे पहला चीज आपको समझाना चाहेंगे कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर। और दूसरा चीज हम लोग समझेंगे जिसका नाम होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल सभी स्टूडेंट जानते होइएगा, इसको हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। 9th 10th या 8th क्लास से ही कह दीजिए या 6th क्लास से ही कह दीजिए, मतलब हम लोग बच्चे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं चर अक्षर। क्या पढ़ते आ रहे हैं? चर अक्षर। तो अक्षर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कथी? चर। देखिए अक्षर, चर मतलब होता है बदलना, चर मतलब बदलना। तो देखिए इसका नाम है चर, चर मतलब बदलते रहेगा। इसका नाम होता है कथी? अक्षर। और कोई भी चीज में अगर ये ऑन लग जाने के बाद उसका उल्टा हो जाता है, ये हो गया बदलने वाला, तो ये हो गया नहीं बदलने वाला। अर्थात जो भी चीज बदलता रहता है उसे हम लोग बोलते हैं चर, और जो चीज नहीं बदलता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर। कहने का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहता है। वेरिएबल हमेशा क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। तो हमेशा जो चेंज होते रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, और जो चेंज नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे कथी? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो आइए सबसे पहले आज हम आप लोगों को कांस्टेंट के बारे में आपको समझा दिए हैं, और कांस्टेंट का थोड़ा सा डिफिनीशन भी लिख लेते हैं। आइए हम समझते हैं सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में। व्हाट इज कांस्टेंट? देखिए वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, यह एक सिंबल की तरह काम करता है, मतलब सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल। तो कांस्टेंट क्या होता है? ए सिंबल which देखिए ए सिंबल मतलब वैसा संकेत, which मतलब जो, कैन बी चेंज मतलब जो बदल सकता है। क्या कर सकता है? बदल सकता है। या which ऐसे अगर नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, whose value is
चेंजेबल, चेंजेबल, चेंजेबल इज कॉल्ड कांस्टेंट, इज कॉल्ड कांस्टेंट। कहने का मतलब हो गया ए सिंबल मतलब वैसा सिंबल हुज वैल्यू मतलब जिसका मान इज चेंजेबल मतलब बदलने योग्य हो या बदलता रहता है, इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का जैसे कांस्टेंट का हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल जैसे हो गया आपको सॉरी एक मिनट सॉरी, ए सिंबल हुज वैल्यू इज नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल मतलब चेंजेबल नहीं हो। यहाँ पे देखिए ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जो बदलता रहता नहीं है। ए सिंबल हुज वैल्यू इज नॉट चेंजेबल मतलब वैसा सिंबल जो चेंजेबल नहीं हो, जो बदलने योग्य नहीं हो, तो उसे हम लोग कथी कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल जैसे दो को आप फिजिक्स में देख लीजिए दो ही रहेगा, मैथ में देख लीजिए दो ही रहेगा। अगर आप 3 ले लेते हैं तो 3 का 3 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 100 ले लेते हैं तो 100 ही रहेगा। अर्थात यह सब आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। कभी कभार हम लोग लेटर में भी लिख देते हैं A B C, तो ये सारा का सारा आपका कथी हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट भी आपका दो तरह का होता है। कांस्टेंट का कितना प्रकार होता है? दो प्रकार। देखिए कौन कौन प्रकार होता है जो समझिए। सबसे पहला होता है जिसका नाम होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या होता है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या हम बोलेंगे? एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अचर। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अचर। एब्सोल्यूट कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अचर। और समझिएगा दूसरा को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वैक्ष अचर। स्वैक्ष अचर। अब समझिएगा थोड़ा सा हम कांस्टेंट और वेरिएबल की डिफिनीशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए होता है क्या चीज कि जब हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ते हैं तो इस दोनों का डिफिनीशन हम लोग दूसरा तरीका का बताया जाता है, दूसरा डिफिनीशन बताया जाता है। जैसे कांस्टेंट के बारे में बोल दिया जाता है कि जो डिजिट होता है, जो अंक होता है, उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल मतलब जो लेटर होता है, जो एबीसीडी का जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है, कहने का मतलब हो गया एबीसीडी का जो लेटर होता है, जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। बट यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरह का पढ़ना पड़ेगा कि देखिए कांस्टेंट होता है वह लेटर भी हो सकता है और डिजिट भी हो सकता है। तो जो डिजिट होगा उसे हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट कांस्टेंट। जैसे 2 3 4 5 6 etc। इस सारे को जो भी अगर से आपका डिजिट वाला कांस्टेंट होगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 1000 2000 कुछ भी आप बोल दीजिए। डिजिट में अगर आप कुछ भी बोल दीजिएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में समझिए। अगर जो मान लीजिए कोई लेटर है, मान लीजिए कोई लेटर है और वह किसके तरह काम करेगा? कांस्टेंट की तरह। किसके तरह काम करेगा? कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अब लेटर वाला हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, के हो गया, इस सारा का सारा क्या हो गया? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या हो गया? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे आप लोग पढ़े होइएगा, याद कीजिए, आप लोग पढ़े होइएगा फिजिक्स में एक कूलम्ब लॉ में आप लोग पढ़े होइएगा F इक्वल टू क्या? F इक्वल टू, तो F इक्वल टू आप लोग पढ़े होइएगा K इनटू F1 इनटू सॉरी Q1 इनटू Q2 बाई कभी होता है R स्क्वायर। क्या होता है? Q1 इनटू Q2 बाई कभी होता है R स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ते हैं K, कभी K क्या होता है? कांस्टेंट। K क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए K तो लेटर है बट यहाँ पे काम कर रहा है किसके तरफ? कांस्टेंट के तरफ। तो याद हमको रखना है कि भाई जो कांस्टेंट होगा वह दोनों चीज हो सकता है, वह डिजिट भी हो सकता है और लेटर भी हो सकता है। तो डिजिट रहेगा तो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कांस्टेंट, जो लेटर रहेगा उसे हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझ में आ गया ना? कोई आपसे पूछेगा एब्सोल्यूट कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो बोलिएगा सीधा कि लेटर सॉरी डिजिट कांस्टेंट। क्या बोलिएगा? डिजिट कांस्टेंट। डिजिट कांस्टेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या बोलिएगा? डिजिट कांस्टेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और आप लोग इसके बारे में बोलिएगा लेटर कांस्टेंट। क्या बोलिएगा? लेटर कांस्टेंट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। याद रहेगा ना? तो समझिए
एब्सोल्यूट कांस्टेंट के बारे में समझना है। तो कोई आपसे पूछेगा एब्सोल्यूट कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो डिजिट कांस्टेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब हो गया संख्या वाला अक्षर को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अक्षर। और कोई अगर आपसे पूछेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो हम बोलेंगे लेटर कांस्टेंट जो होता है, जो लेटर वाला जो कांस्टेंट होता है उसे हम लोग बोलेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक, ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ दिया अभी किसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में। आइए कांस्टेंट के बाद हम लोग बताएंगे आपको वेरिएबल। चलिए आइए वेरिएबल के बारे में समझिएगा। वेरिएबल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। यह पूरा वेरिएबल से ही आपका कैलकुलस चलता है। और जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट अगर वेरिएबल को नहीं समझ पाएगा तो वह कैलकुलस नहीं समझ पाएगा। इसीलिए वेरिएबल के बारे में सब आदमी बढ़िया ढंग से समझिएगा। देखिए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का नाम ही होता है चर। क्या होता है? चर। वैसा सिंबल, वैसा संकेत जो बदलने योग्य हो, जो हमेशा क्या करता रहता हो, बदलता रहता हो, वह बदलने के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ होगा, उसका कैरेक्टर ही बदलाव की स्थिति में होगा, बदलने के योग्य में होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चलिए आइए थोड़ा सा हम कुछ एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग 9th में, 10th में, 6th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन पढ़ते हैं। कभी पढ़ते हैं इक्वेशन। जैसे इक्वेशन में हम लोग पढ़ देते हैं कभी कि x + 5 इक्वल टू में कभी 0। तो इसमें से हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का। तो x जो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं अज्ञात राशि। क्या बोलते हैं? अज्ञात राशि। और यह जो 5 हो गया इसको बोलते हैं ज्ञात राशि। तो ज्ञात राशि और अज्ञात राशि के बीच में यह एक रिलेशन है और इसी रिलेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। कोई पूछने का समीकरण किसे कहते हैं तो हम लोग बोलेंगे अज्ञात राशि। क्या थी? अज्ञात राशि और ज्ञात राशि के बीच के जो संबंध होता है उसे हम लोग कहते हैं समीकरण कहते हैं। तो x + 5 = 0 है, इसमें हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का। तो जिसका मान निकालना रहता है अर्थात वह कथी रहता है, अज्ञात राशि। और यही चीज को हम लोग कथी कहते हैं, वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए x + 5 = 0 है तो हम लोग x = लिखेंगे कितना, -5। क्या लिखेंगे? -5। अब चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन में x + 3 = 0। x + 3 = क्या लिखेंगे, 0। तो इसमें भी किसका मान निकालना है, x का। तो x का मान निकालना है तो हम x बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया -5, यहाँ पे आया कथी, -3। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। x - 3 = में कथी, 7। यहाँ पे भी हमको किसका मान निकालना है, x का। तो हम लोग x = लिखेंगे कितना, 7। और ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। अर्थात 7 और 3 कितना हो जाएगा आपको, 10। अर्थात x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे समीकरण है, अलग अलग समीकरण है और एक ही चीज है, एक ही लेटर में है, एक से लेटर है, इसका अलग अलग मान निकल रहा है। इसीलिए इस चीज को हम बोलेंगे वेरिएबल। अर्थात वेरिएबल क्या होता है कि सिंबल तो एक ही रहता है लेकिन उसका मान आपका क्या रहेगा, अलग अलग रहता है। तो जिसका मान आपका अलग अलग रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। कहने का मतलब हो गया वेरिएबल का डेफिनेशन समझिए, वैसा सिंबल। क्या बोलिएगा, वैसा सिंबल, वैसा संकेत जिसका मान बदलता रहता हो तो उसे हम लोग कथी कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। क्या बोलिएगा, वैसा संकेत या वैसा सिंबल जिसका मान बदलते रहता है, जो हमेशा बदलते रहता है, उसे हम लोग कथी कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। आइए देखते हैं, समझिए वेरिएबल का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए सिंबल whose value is changeable, और value इसका भी changeable is called variable। अब देखिए समझिएगा, ए सिंबल मतलब वैसा संकेत whose value जिसका मान चेंजेबल मतलब बदलने योग्य हो, जिसका मान कथी हो, बदलने योग्य हो, तो उसे हम लोग कथी कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। बोल दीजिएगा वैसा संकेत। क्या बोलिएगा, वैसा संकेत
जो बदलने योग्य हो, जो बदलने योग्य हो उसे वेरिएबल कहते हैं। उसे कभी कहते हैं वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक, चलिए आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में ए बी सी डी, ये कोई जरूरी नहीं है कि स्मॉल लेटर होगा और कैपिटल लेटर नहीं होगा, स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में यहां पे रखना है कि यहां पे वेरिएबल में हमेशा लेटर ही होगा, डिजिट नहीं होगा, याद रखना है। ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो याद रखिए वेरिएबल में सिर्फ आपका लेटर हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट में, कौन चीज में? कांस्टेंट में आपका डिजिट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, प्लस में कभी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। याद रखना है कांस्टेंट में दोनों चीज हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है और लेटर भी हो सकता है, बट वेरिएबल में सिर्फ क्या होगा? लेटर होगा। कभी होगा? इंग्लिश अल्फाबेट का सिर्फ लेटर होगा। किस चीज में? वेरिएबल में। कांस्टेंट में क्या क्या हो सकता है? डिजिट भी हो सकता है और लेटर भी हो सकता है। समझ में आ गया पूरी तरह से? चलिए आइए अब समझते हैं, समझिएगा, समझ वेरिएबल का भी दो टाइप होता है। वेरिएबल का टाइप का होता है दो टाइप का। जिस तरह से कांस्टेंट आप लोग पढ़े, दो तरह का कांस्टेंट होता है, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट और दूसरा क्या होता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पहला क्या? एब्सोल्यूट कांस्टेंट और दूसरा क्या? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पहला क्या होता है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट। दूसरा क्या होगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उसी तरह से आपका वेरिएबल का भी टाइप्स होता है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल कभी होता है? टाइप्स ऑफ वेरिएबल मतलब चर के प्रकार। चर के प्रकार क्या बोलेगा? चर के प्रकार। आइए समझते हैं। सबसे पहला डिपेंडेंट वेरिएबल, या सबसे पहला चलो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख देते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा में हम लोग लिखेंगे, दूसरा में लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र चर। कभी बोलते हैं? स्वतंत्र। या इसको आप बोल सकते हैं अनाश्रित, अनाश्रित चर। स्वतंत्र चर या अनाश्रित चर, इसको बोलते हैं आश्रित चर, आश्रित, या इसी को बोल सकते हैं परतंत्र, परतंत्र चर। देखिए ध्यान दीजिएगा सवाल, इसका नाम से ही डिफिनीशन निकलता है। आप देखिए समझिएगा सवाल में। देखो इसका नाम है आश्रित। इसका नाम क्या है? आश्रित मतलब डिपेंड। क्या है? डिपेंडेंट मतलब यह दूसरा पर क्या होगा? डिपेंड होगा। यह दूसरा पर क्या होगा? डिपेंड होगा। और यह जो है अनाश्रित मतलब यह किसी पर आश्रित नहीं होगा, यह किसी पर आश्रित नहीं होगा। अर्थात जो दूसरे पर आश्रित, जो दूसरे पर आश्रित हो उसे कभी कहते हैं डिपेंडेंट, और जो दूसरे पर आश्रित नहीं हो उसे कभी कहते हैं इंडिपेंडेंट। देखिए नाम में से भाई यह स्वतंत्र है, जो मर्जी होगा जो कर सकता है, समझ रहे हैं ना। और यह जो हो गया आपको कभी परतंत्र हो गया, यह किसी दूसरे पर आश्रित है मतलब इसको अपना जो मर्जी होगा वह नहीं कर सकता, यह दूसरे के इच्छा से करेगा कोई काम, समझ रहे हैं ना। देखिए सबसे पहला हो गया कभी अनाश्रित मतलब यह किसी पर आश्रित नहीं है, यह दूसरे पर आश्रित नहीं है। और यह जो आश्रित है तो यह दूसरे पर आश्रित रहता है। तो समझिएगा डिफिनीशन। कोई अगर आपसे पूछेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, तो वैसा वेरिएबल, क्या बोलिएगा? वैसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर आश्रित नहीं हो, तो उसे हम लोग कभी कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही समझिए। देखिए डिपेंडेंट वैसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर आश्रित हो, तो उसे कभी कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल हम आपको दोनों को मिक्स एग्जांपल आपको समझाएंगे। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। ए वेरिएबल
A variable which depends, which not depends, which not depends to other variable. Other variable is called independent variable. Is called independent variable. कहने का मतलब होता है ए वेरिएबल मतलब वैसा वेरिएबल, व्हिच मतलब जो नॉट डिपेंड मतलब जो डिपेंड नहीं होता टू अदर वेरिएबल, समझ रहे हैं ना, व्हिच डज नॉट करती है, अच्छा रहेगा, व्हिच डज नॉट डिपेंड्स टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हिंदी में लिख देते हैं, वैसा चर जो दूसरे चर पर आश्रित नहीं हो तो उसे स्वतंत्र चर कहते हैं, उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। ठीक, चलिए आइए डिपेंडेंट वेरिएबल कर हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल समझिएगा सब, देखिए समझिएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित चर। तो लिखेंगे ए वेरिएबल व्हिच डिपेंड्स टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए समझिए आगे। डिपेंडेंट वेरिएबल वैसा चर जो दूसरे चर पर आश्रित है, जो दूसरे चर पर आश्रित हो तो उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आप समझिए, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहला चीज हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं कि S और T में एक रिलेशन है, तो S इक्वल टू जैसे रिलेशन है 3T प्लस में का 2। S इक्वल टू क्या रिलेशन है, 3T प्लस 2। मतलब कहने का मतलब होता है कि S का जो वैल्यू है वह T के 3 गुने से 2 अधिक, समझ रहे हैं ना। मतलब T में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे किस में परिवर्तन होगा, S में परिवर्तन होगा। अर्थात जो S है जो किस पर आश्रित है, T पर। S किस पर आश्रित है, T पर। तो यहाँ पे हम T को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और S को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लेते हैं कि जिस समय टाइम स्टार्ट हुआ होगा, जैसे मान लेते हैं टाइम का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0, टाइम का वैल्यू क्या ले लेते हैं 0। तो उस समय में यहाँ पे जो S का जो वैल्यू निकलेगा, तो देखिए T के जगह पर 0 डाल दीजिएगा तो 3 गुने 0 प्लस में 2, तो आपका S का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आया। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, T का वैल्यू हम अगर 1 डालें, कितना डालेंगे 1। तो देखिए सवाल को समझ लीजिए, यहाँ पे 3T प्लस 2 का मतलब है 3 गुने T प्लस 2, यही ना है। अब यहाँ पे T का वैल्यू हम कितना लिए हैं 1, तो हो जाएगा 3 गुने 1 आप प्लस में कितना 2, तो 3 into 1 तो आपको हो जाएगा 3, आप प्लस में हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे T अगर जो 1 डालिएगा तो S का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, S का वैल्यू कितना आएगा 5। अब चलिए अगर से आप T का वैल्यू अगर से 2 डालते हैं इसी तरह से, तो देख लीजिए समझिएगा 3 into 2 plus 2 कितना हो जाएगा, 3 2 6 प्लस में का 2, तो 3 2 6 और 2 8, तो S का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, T का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 3 3 9 प्लस 2 अर्थात S का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। तो देखिए
टी 1 है, 2 है, 3 है, तो टी का तो जो मर्जी, जैसे टी का मान अगर मान लेते हैं 10 भी आप ले सकते हैं, तो टी का मान अगर आप 10 लीजिएगा तो 10 या 30 प्लस 2 अर्थात एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 32। तो देखिए समझिएगा, टी का तो जो मर्जी है, टी का तो जो मर्जी है, जो यहाँ पे मान हम नहीं लेते हैं, लेकिन एस का जो मर्जी जो मान नहीं ले सकते हैं। एस का मान निकलेगा टी के अकॉर्डिंग, एस का जो मान निकलेगा वो किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, टी के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो यहाँ पे एस है जो किस पर डिपेंड है, टी पर, तो हम आपको क्या बोलेंगे, वैसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर क्या हो, आश्रित हो, डिपेंडेंट हो, वैसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल को क्या हो, डिपेंड हो, आश्रित हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और वैसा वेरिएबल जो डिपेंड दूसरे पर नहीं हो तो उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एस किस पर आश्रित है, टी पर, एस किस पर आश्रित है, टी पर, तो हम एस को यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और टी को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या क्लियर? अब चलिए आइए समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, y का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2x प्लस में कितना 7, तो यहाँ पे जो y का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, x पर। अरे y का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, x पर, तो यहाँ पे x क्या हो गया, x कौन वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y कौन वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखिए। अब जैसे हम लोग तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ देगा u इक्वल टू 3v प्लस में कति 8, तो यहाँ पे u किस पर डिपेंड है, v पर। u किस पर डिपेंड है, v पर डिपेंड है। अब v जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे क्या बदलेगा, u बदलेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग v को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? तो अब हमको तो विश्वास हो गया, लगता है मेरा विश्वास लगता है कि आप लोगों का वेरिएबल और कांस्टेंट समझने में कोई तरह का परेशानी नहीं है। अगर इससे इतना समझाने के बावजूद भी अगर आपको परेशानी हो रहा है तो आप बताइएगा, हम आपको फिर समझाने का जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे अंदाज से हम अपना विश्वास से बोल रहे हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए तो आज हम आपको समझाते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन के बारे में आपको हम समझाते हैं। डिफरेंशिएशन देखिए, हम आपको बोले क्या कि जैसे मान लेते हैं कि कोई हम रिलेशन ले लेते हैं, कोई इक्वेशन ले लेते हैं y इक्वल टू 3x प्लस में का 5, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जैसे जैसे x में परिवर्तन होगा वैसे वैसे y में परिवर्तन, अर्थात x में परिवर्तन होने से किस में परिवर्तन होगा, y में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का जो डिफिनीशन होता है उसको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसका नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है, डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंस मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। और वह जो अंतर में जो दर होता है, जो अंतर किसी के अनुसार होता है, तो उसी अंतर के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं, फिर एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे हम लोग कोई वाहन चलाते हैं, साइकिल चला लीजिए या बाइक चला लीजिए या कोई भी अगर हम वाहन चलाते हैं, तो ऐसा तो डायरेक्ट नहीं है कि उसका स्पीड डायरेक्ट हम 180 पकड़ा देते हैं। क्या ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो जिस समय हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसका कहने का मतलब होता है कि उसका टी कितना होगा, 0। जिस समय स्टार्ट करेंगे तो वहां पे टी क्या होगा, 0। कहने का मतलब हो गया कि जिस समय स्टार्ट करेंगे तो वहां पे समय तो 0 होगा ना। तो समय 0 होगा तो उसका तो जो वेग है वो भी क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है ना सब आदमी को कि जिस समय हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस समय अगर जो समय 0 होगा तो उसका वेग भी क्या होगा, 0 होगा, उसका स्पीड भी क्या होगा, 0। बट जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे या तो साइकिल स्पीड होगा या ज्यादा स्पीड होगा या कम स्पीड होगा, लेकिन आपका
कुछ समय बीत जाने के बाद या तो साइकिल तेजी से चलाया जाए या कुछ कम तेजी से चलाया जाए। तो जैसे मान लेते हैं कि t जैसा ही 1 सेकेंड हुआ, क्या सेकेंड हुआ, यहाँ पे 0 सेकेंड है, यहाँ पे कितना हो गया 1 सेकेंड हो गया, तो उसका जो वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है, उसका जो वेग है वह हो गया, वेग का यानी ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो मान लेते हैं वेग हो गया आपको कितना 2 मीटर पर सेकंड। अब समझिएगा अगर से t अगर से मान लेते हैं 5 सेकेंड हो गया तो आपका v हो गया कितनी, मतलब मान लेते हैं 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। तो देख रहे हैं जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे आपका वेलोसिटी वेग में भी क्या हो रहा है परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा साइकिल चलाते हैं तो आप खाली रोड देखते हैं तो स्पीड थोड़ा सा क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, बट अब देखते हैं कि वहां पे भीड़ भाड़ है ना, तो वहां पे हम लोग साइकिल का थोड़ा सा स्पीड क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। तो वहां पे आप स्पीड बढ़ा रहे हैं या स्पीड आप घटा रहे हैं, वहां पे तो समय में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आपका जो वेग में है, जैसे मान लेते हैं स्पीड बढ़ा रहा है तो आपका वेग परिवर्तन मतलब ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, मतलब स्पीड ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप स्पीड घटा रहे हैं तो साइकिल क्या हो रहा है स्लो हो रहा है, बट समय तो आपका ज्यादा ही हो रहा है ना। लेकिन देखिए तो हमेशा ये बात दिमाग में रखिएगा, टाइम हमेशा क्या होगा बढ़ेगा, टाइम हमेशा क्या होगा बढ़ेगा, याद रखिएगा ये बात है ना, बढ़ेगा। लेकिन आपका जो भी है वो बढ़ेगा भी और घटेगा भी, हाँ ये बात आप दिमाग में रखिएगा। आपका जो वेग होगा वो बढ़ेगा भी और कभी होगा घटेगा भी, समझ रहा है ना। देखिए टाइम हमेशा क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग वेग आपका बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, या सीधा सिंपल फॉर्मूला समझ लीजिए स्पीड हमेशा एक नहीं रख सकते आप, कभी आप बढ़ाते हैं कभी आप क्या करते हैं घटाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं v = 3t प्लस में का 7 मान लेते हैं कोई इक्वेशन। तो t में परिवर्तन होने से, किसमें परिवर्तन होने से t में परिवर्तन होने से किसमें परिवर्तन v में परिवर्तन, t में परिवर्तन होने से किसमें परिवर्तन होगा v में परिवर्तन होगा। तो t में परिवर्तन होने से जो v में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को, उस परिवर्तन की गति को दर को, उसके रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अर्थात कोई भी अगर से डिफरेंशिएशन का एग्जांपल पूछे, सॉरी डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन पूछे तो सीधा बोल दीजिएगा एक वेरिएबल, जैसे देख लीजिए यहाँ पे t है, तो एक वेरिएबल में परिवर्तन होने से दूसरा वेरिएबल में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को डिफरेंशिएशन, याद रहेगा। एक वेरिएबल में परिवर्तन होने से दूसरा वेरिएबल में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को डिफरेंशिएशन कहते हैं। या अब चलिए समझिए, जैसे मान लेते हैं x में परिवर्तन होगा तो किस में परिवर्तन होगा y में, तो x में परिवर्तन होने से y में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। अब चलिए वो एग्जांपल के द्वारा हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। समझिए जैसे t1 समय में किसी वाहन का स्पीड क्या था u1 था, t2 समय में किसी वाहन का स्पीड क्या हो जाता है u2 हो जाता है। तो इसके चाल में परिवर्तन निकालेंगे, कथी चाल में परिवर्तन। तो चाल में परिवर्तन आपका क्या होगा u2 - u1। जैसे मान लेते हैं 20 किलोमीटर रहा होगा या 10 किलोमीटर रहा होगा तो भाई इसका यानी चाल में परिवर्तन हो जाएगा कितना 10, मतलब 20 में से 10 जाएगा तो 10 हो जाएगा, मतलब अपना चाल को 10 क्या कर दिया बढ़ा दिया अगला समय में, ठीक है। लेकिन यह परिवर्तन कितना देर में हुआ होगा, कितना देर में, तो देर में मतलब समय कितना हो जाएगा t2 - t1। तो देखिए यह जो हो गया आपका, यह हो गया चाल में परिवर्तन। और इसी में अगर जो कोई पूछता है चाल में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन की दर, चाल में परिवर्तन की दर क्या हो जाता है u2 - u1 बट्टा t2 - t1। तो हम इसी चीज को क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब कोई भी चीज में परिवर्तन की जो दर होगा उसी चीज को हम क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन। देख रहे हैं यहाँ पे चाल में परिवर्तन है तो इसको आप डिफरेंशिएशन नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे चाल में परिवर्तन की दर है तो इसको हम क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अर्थात कोई भी चीज में
जो परिवर्तन होता है, किसी भी वेरिएबल में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। चलिए आइए हम इसको लिख देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लिखते हैं, देखिए the rate of change of y, देखिए the rate of change of y मतलब ये in y कर दीजिए, in y due to change in x। कहने का मतलब हो गया कि y में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को, देखिए काला परिवर्तन हो गया, किसके कारण परिवर्तन हो गया? ड्यू मतलब होता है जिसके कारण, ड्यू टू मतलब जिसके कारण, किसके कारण? तो चेंज इन x। इसका थोड़ा सा उल्टा करते हैं, देखिए x में चेंज होने से, x में चेंज होने से या x में चेंज होने के कारण y में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उसके हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, x में परिवर्तन होने से जो y में परिवर्तन होता है उससे परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को डिफरेंशिएशन कहते हैं। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सवाल में, x में परिवर्तन होने से, कौन चीज में? x में परिवर्तन होने से y में जो परिवर्तन होता है, y में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। अर्थात x में परिवर्तन होगा तो y में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन को हम लोग किसके द्वारा डिनोट करेंगे? dy बट्टा dx। तो dy बट्टा dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष में। इसको बोल सकते हैं y x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में y का अवकलज, ठीक? x के सापेक्ष में किसका अवकलज? y का अवकलज। समझ रहे हैं? तो आज का क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं और इसके बाद अगला क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। या तो यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन का क्लास था, अगला क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उस क्लास में हम आपको पूरे डिफरेंशिएशन का आपका फॉर्मूला बताएंगे और फॉर्मूला इस तरह से आपको बताएंगे जो याद हो जाएगा। याद नहीं होगा तब फिर हमको कहना, ठीक है? आपको इस ढंग से बताया जाएगा, इस ढंग से समझाया जाएगा, इस ट्रिक से समझाया जाएगा ताकि आपका डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला याद हो जाए। और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से आपको एग्जाम में कम से कम नहीं तो 3 या 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। सिर्फ फॉर्मूला से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आपसे यह उम्मीद है कि आप अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। अगला वीडियो आप देखिए और अगला वीडियो आप देख के आप पूरा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज क्लास यहाँ पे हम एंड करते हैं। ओके।